शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 3 सूत्रों पर विचार चला। पहला सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। चंचल व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, जिसने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य नहीं बनाया, समाधि लगाकर मुक्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया, ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सर्वसाधारण व्यक्ति को योग का प्रारंभ करना चाहिए, इस बात को सामने रखते हुए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद का यह पहला सूत्र प्रस्तुत किया है, क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी इस क्रिया योग को करता हुआ व्यक्ति पाप कर्मों से बच सकता है। इस क्रिया योग का जो परिणाम है उसको दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्रिया योग इसलिए करना चाहिए जिससे व्यक्ति के क्लेश कमजोर हो जाएं और समाधि को प्राप्त कर सके। समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशों को कमजोर करने के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान निरंतर व्यक्ति को करते जाना चाहिए। इस दूसरे सूत्र में क्लेशों को कमजोर करने की जो बात कही गई है, वे क्लेश क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, इस बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। क्लेश 5 हैं और उसके नाम भी बताया गया है। अविद्या पहला क्लेश है, अस्मिता दूसरा क्लेश है, राग तीसरा है, द्वेष चौथा है और अभिनिवेश 5वां क्लेश है। इन 5 क्लेशों के कारण से व्यक्ति नाना प्रकार के कर्मों को करता जाता है। इन 5 क्लेशों के कारण से ही ये संसार विद्यमान रहता है। संसार की उत्पत्ति इन 5 क्लेशों के कारण से है। संसार संसार के रूप में जो बना हुआ है उसके पीछे ये 5 क्लेश है। और इन 5 क्लेशों में जो अविद्या है, इसकी मुख्यता है, इसकी प्रधानता है। अविद्या की जो व्यापकता है वो बाकी चारों क्लेशों में विद्यमान है। बाकी चारों क्लेशों में अविद्या की विद्यमानता है। उस अविद्या के कारण से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश उत्पन्न होते हैं। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने चौथे सूत्र में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। यह चौथा सूत्र है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम।
महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या खेत है। क्षेत्र का अर्थ है खेत। किनका? उत्तरेशम, बाद वालों का। अविद्या के बाद में अस्मिता से लेकर के अभिनिवेश तक 4 क्लेश हैं। उत्तरेशम, बाद वाले जो क्लेश है, उन क्लेशों का ये क्षेत्र है, खेत है। और ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश किस रूप में रहते हैं, इनकी क्या स्थितियां हैं, इनकी क्या अवस्थाएं हैं। क्योंकि पांचों क्लेश एक समान नहीं रहते हैं, एक जैसा नहीं रहते हैं। पांचों क्लेश एक ही काल में उभर करके नहीं आते। पांचों क्लेश एक साथ कार्यरत नहीं होते हैं, इसलिए उनकी अवस्थाएं बताई गई है। इन क्लेशों की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। इन चारों स्थितियों में ये पांचों क्लेश विद्यमान रहते हैं। प्रसुप्त के रूप में, तनु के रूप में, विच्छिन्न के रूप में और उदार के रूप में। अविद्या कभी प्रसुप्त में रहती है, कभी तनु की स्थिति में, कभी विच्छिन्न की स्थिति में, कभी उदार की स्थिति में। महर्षि वेदव्यास ने इन चारों स्थितियों को स्पष्ट किया है, इनकी परिभाषाएं की है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अविद्या को समझाते हुए वो कहते हैं, अत्र अविद्या, अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि। क्षेत्रम शब्द को खोलते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, प्रसव भूमि। अत्र अविद्या, यहां जो अविद्या है ये क्षेत्रम, खेत है, अर्थात प्रसव भूमि, उत्पत्ति स्थान है। अलग अलग फसलों के लिए ये उत्पत्ति स्थान है, प्रसव भूमि। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, जैसा जैसा बीज बोता है वैसा वैसा फसल उसको प्राप्त होता जाता है। तो वो जो धरती है, जो भूमि है, उसको संस्कृत में क्षेत्रम कहते हैं और हिंदी में उसको खेत कह देते हैं। यहां पर अविद्या को खेत के रूप में रखा है, इसलिए कहते हैं क्षेत्रम प्रसव भूमि, उत्पत्ति स्थान है। किसान खेत में बीज बोता है, खेत अलग है वहां पर और बीज अलग है। वहां पर खेत अलग है, बीज अलग है, परंतु यहां पर खेत भी अविद्या है और बीज भी अविद्या है। अविद्या रूपी खेत में अविद्या रूपी बीज के कारण से अस्मिता नामक क्लेश उत्पन्न होता है। इस अविद्या रूपी खेत में अविद्या रूपी बीज के कारण से राग नामक क्लेश उत्पन्न होता है। इस अविद्या रूपी खेत में अविद्या रूपी बीज से द्वेष उत्पन्न होता है। इस अविद्या रूपी खेत में अविद्या रूपी बीज से अभिनिवेश उत्पन्न होता है, अर्थात अविद्या से ही अस्मिता, अविद्या से ही राग, अविद्या से ही द्वेष, अविद्या से ही अभिनिवेश उत्पन्न होता है।
इसलिए कहा जा रहा है अविद्या क्षेत्रम, अविद्या जो है वो खेत के समान है, उत्तरेशम, बाद वालों के। बाद वाले कौन हैं? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और ये कैसे हैं? प्रसुप्त के रूप में, तनु के रूप में, विच्छिन्न के रूप में और उदार के रूप में हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास व्याख्या करते हुए कहते हैं अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि। यहां पर अविद्या खेत के समान है, प्रसव भूमि है, उत्पत्ति स्थान है। इस अविद्या के अंदर ही अस्मिता उत्पन्न हो जाती है, इस अविद्या में ही राग उत्पन्न हो जाता है, इसी अविद्या में ही द्वेष उत्पन्न होता है, इसी अविद्या में अभिनिवेश उत्पन्न होता है। अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि। उत्तरेशम अस्मितादीनाम, सूत्र में उत्तरेशम शब्द है। इस उत्तरेशम को खोलते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं बाद वाले कौन है? वो अस्मितादीनाम, चतुर्विध विकल्पानाम। वो अस्मिता के रूप में, राग के रूप में, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में है। चतुर्विध विकल्पानाम, ये 4 प्रकार के विकल्प वाले हैं, 4 प्रकार के भेदों वाले क्लेश हैं। वो कहते हैं उत्तरेशम अस्मितादीनाम चतुर्विध विकल्पानाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार के रूप में है। पहला है प्रसुप्त। ये पांचों क्लेश प्रसुप्त के रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रसुप्त किसे कहते हैं? प्रसुप्त की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र का प्रसुप्ति ही। इन चारों स्थितियों में, चारों विभागों में प्रसुप्ति किसको कहते हैं? प्रसुप्त क्या है? कहते हैं चेतसी। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम। चेतसी मन के अंदर ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जितने भी ये क्लेश हैं, ये सब के सब मन में रहते हैं। ये मन में ही रहते हैं, मन में ही कार्यरत होते हैं, मन में ही कमजोर होते हैं। और योगाभ्यासी विवेक वैराग्य को, प्रसंख्यानुरूपी विवेक ख्याति को प्राप्त करके मन के अंदर रहने वाले इन क्लेशों को नष्ट कर देता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है चेतसी, ये मन में रहने वाले क्लेश हैं। शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम बीज भावोपगम। ये मन में रहते हैं और किस रूप में रहते हैं? शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम बीज भावोपगम। ये शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में विद्यमान है, कार्यरत नहीं है, केवल एक शक्ति के रूप में विद्यमान है, यानी बीज के रूप में विद्यमान है। बीज भावोपगमा, बीज को बीज रूप में यहां पर विद्यमान है। जैसे किसान बीजों को लेकर के खेत में बोता है, जब तक वो खेत में नहीं बोता है वो अलग पात्रों में रखता है। पहले मिट्टी के बड़े बड़े पात्र होते थे, उनके अंदर बीजों को रखा करते थे। धान अलग, गेहूं अलग, अलग अलग प्रकार के जो अनाज हैं, बाजरा है, मक्का है, अलग अलग अनाज अलग अलग पात्रों में रखते थे तो बीज के रूप में। आगे चल करके खेत में बोना है उनको,
बीजों को अलग पात्रों में रखा करते हैं। जब तक उन पात्रों में वो बीज रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, अंकुरित हो नहीं सकते, उनके सामने आलंबन नहीं है, अर्थात उनके सामने वो स्थिति परिस्थिति आई नहीं है, उनके सामने खेत नहीं है, खेत में वो आए नहीं है, खाद पानी उसके अंदर नहीं डाला गया है, न खाद पानी को प्राप्त हुए न खेत को प्राप्त हुए, बस पात्रों में बीज के रूप में विद्यमान है, वो कुछ भी उसका प्रयोजन नहीं है, वो कार्यरत नहीं है वो बीज। और जैसे ही उन बीजों को खेत में डाला जाता है, जब खेत को जोत करके उन बीजों को डाला जाता है, पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, बस वही बीज कार्यरत होने लगते हैं, अंकुर फूटने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। और जब तक ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं किया तब तक वो बीज के रूप में विद्यमान है अलग अलग पात्रों में। ठीक इसी प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश कैसे हैं? प्रसुप्त हैं, सोए हुए हैं। एक प्रकार से प्रसुप्त का अर्थ है सोना, सोए हुए को प्रसुप्त कहते हैं, बस पड़े हैं ऐसे। शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, कैसे हैं? केवल शक्ति के रूप में विद्यमान है, केवल शक्ति रूप में है, सामर्थ्य उसके अंदर विद्यमान है, कार्यरत होने का सामर्थ्य उनके अंदर विद्यमान है। इसलिए कहा जा रहा है बीज भाव उपगमा, केवल बीजत्व को प्राप्त हुए हैं, बीज स्वरूप उनके अंदर है, अंकुरित होने का सामर्थ्य उनके अंदर है, पर वो अंकुरित नहीं हो सकते। इसको कहते हैं प्रसुप्त, बस सोए हुए। बहुत सारे क्लेश बस सोए पड़े हुए रहते हैं, कार्यरत नहीं होते हैं। और संसार में कितने प्रकार के पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थों से संबंधित अलग अलग अविद्या व्यक्ति के अंदर है, अलग अलग अस्मिता है, अलग अलग राग है, अलग अलग द्वेष है, अलग अलग अभिनिवेश है। इनके अलग अलग प्रकार हैं। यानी वस्तु सामने वाली किस रूप में है, उसकी जो स्थिति है, उस वस्तु के प्रति जो अविद्या बनती है, उस वस्तु के अनुरूप बनती है। चेतन वस्तु है तो चेतन के अनुरूप अलग प्रकार की अविद्या है, जड़ वस्तु है तो जड़ वस्तु के प्रति अलग प्रकार की अविद्या है। जैसी अविद्या चेतन के प्रति होती है, वैसी अविद्या जड़ वस्तु के प्रति नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से सभी के विषय में समझना है, चाहे वो अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो या अभिनिवेश हो। ये पांचों क्लेश प्रसुप्त की स्थिति में हैं। यह है एक विभाग इन पांचों क्लेशों का। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति